हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन ऐसे करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 2021 की उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए एनवायरनमेंट का पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अब देखिए इसके अंदर जो पहला टॉपिक है हमारा वो कहता है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट के बारे में। क्या है ये और न्यूज़ में क्यों रही समझते हैं। न्यूज़ में तो इस वजह से रही है क्योंकि हमारा जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम है इन्होंने यहाँ पे 5th मतलब 5वीं अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को रिलीज करा है। तो न्यूज़ में तो इसलिए रही है। अब बात आती है रिलीज करा है आपने, हमसे क्या मतलब, हमें पहले ये तो बताइए कि अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट होती क्या है। तो देखिए हो क्या रहा है कि 2014 के बाद से ही ऐसी रिपोर्ट्स जो है वो फोकस कर रही है कि हम अच्छे से जो पैसा है फाइनेंस साथ में टेक्नोलॉजी और नॉलेज, ये जो गैप्स हैं इन सब में जो कमियां हैं उन्हें हम किस तरह से जो है वो भर सकते हैं। जो कि भाई क्लाइमेट चेंज को लेके हमारे पास पैसा जो कम है कि हम किस तरह से इसको हटाएं, मिटिगेट करने की कोशिश करें, साथ में जो है हम अपनी नॉलेज कैसे बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ाएं। तो इन सब में जो भी गैप आ रहा है हम कैसे भर सकते हैं। अब ये देखिए एक एमिशन गैप रिपोर्ट की सीरीज है, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करती है कि भाई ये देखो पूरा वर्ल्ड कितना प्रोग्रेस कर रहा है अडेप्टेशन को अपनाने में और साथ में क्या ऑप्शंस है, किस तरह से हम ग्लोबल अडेप्टेशन एफर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। ये कहता है भाई एमिशन गैप रिपोर्ट की सीरीज। खैर बैक टू द टॉपिक समझते हैं। 2020 का जो एडिशन है बच्चों वो देखने में लगता है भाई देखिए हम किस तरह से अच्छे से प्लानिंग में प्रोग्रेस करें, फाइनेंसिंग अच्छी करें, इंप्लीमेंट करें अडेप्टेशन को और फोकस इसमें हो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट नेचर बेस्ड सॉल्यूशन तो हम नेक्स्ट वाले इसके बाद वाले टॉपिक में बहुत ही कायदे से समझेंगे। खैर फिलहाल समझते हैं कि अडेप्टेशन गैप क्या होता है बच्चों। देखिए अडेप्टेशन गैप से साफ लगता है कि एक कोई गैप है बीच में, मतलब स्पेस है। अब यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे सोसाइटल सेट गोल्स होंगे और यहाँ पे कितना हमने अडेप्ट करा वो है। तो ये डिफरेंस है, आप इसको डिफाइन कर सकते हो, अडेप्टेशन गैप को आप डिफाइन कर सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली इंप्लीमेंटेड अडेप्टेशन एंड सोसाइटल सेट गोल्स। तो इससे क्या होगा कि भाई देखो यहाँ पे किस तरह से हम इम्पैक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज है उसे कम कर सकते हैं। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन गैप आता क्यों है। और जो आता क्यों है कि भाई देखो रिसोर्स की लिमिटेशन होती है, कमी होती है रिसोर्स की, या फिर ऐसे ही भाई प्रायोरिटी हमारी कुछ ज़्यादा है, हमने कुछ और प्रायोरिटीज़ को जो है वो ध्यान में रखा और नहीं जो है वो जो चीज़ थी वो नहीं करी, उसके बदले हमने कुछ और कॉम्पिटिंग प्रायोरिटीज़ को तवज्जो दे दी और हमने अपने रिसोर्सेज उसमें लगा दिए। तो ऐसी बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिससे ये गैप आ सकता है। लेकिन देखिए अडेप्टेशन क्या है ये भी समझ लीजिए। अडेप्टेशन मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो कंट्रीज हैं, कम्युनिटीज हैं, उनको रिस्क है आगे आने वाले टाइम में जो क्लाइमेट चेंज होगा उससे सारी कंट्रीज और कम्युनिटीज को रिस्क होगा। तो अडेप्टेशन देखिए एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो इतनी वल्नरेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है इसके इम्पैक्ट को थोड़ा कम करा जाए। कैसे, यहाँ पे भाई एब्जॉर्व कर किया कुछ रेजिलियंट रहे हम इसके खिलाफ, तो ऐसे कुछ कदम उठाएं ताकि अभी से कदम उठाएं और आगे हमें दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा अडेप्टेशन। और अडेप्टेशन हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट है ना, जिससे यूएस आता जाता बाहर रहता है, पेरिस एग्रीमेंट जो कि क्लाइमेट चेंज पे है उसका की पिलर भी है। और सारे सिग्नेटरीज जो अग्रीमेंट में जो सारे सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने अग्रीमेंट को साइन करा है, इनको यहाँ पे ज़रूरत है कि ये लोग प्लान करें अच्छे से, अडेप्टेशन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करें। कैसे कर सकते हैं, हर एक कंट्री अपना खुद का बच्चों एक नेशनल अडेप्टेशन प्लान बनाए, उसको समझे और क्लाइमेट चेंज में क्या बदलाव आ रहे हैं उसे यहाँ पे उनके इफेक्ट्स को अच्छे से मॉनिटर करें और यहाँ पे जो ग्रीन फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है उस पर इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है। इतनी बात आपको समझ में। अब बात आती है कि आखिरकार क्यों ज़रूरत है इस फाइनेंस की। ठीक है, अडेप्टेशन फाइनेंस में की क्या ज़रूरत है। देखिए पैसे के बिना कुछ होता नहीं है बच्चों, और अडेप्टेशन फाइनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इंटरनेशनली हमें चीज़ों को कोऑपरेट करना है अडेप्टेशन की तरफ। ठीक है, अब प्लानिंग अच्छे से करनी है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करना है, क्लाइमेट चेंज को रोक के रखना है, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्योंकि उनके पास तो रिसोर्सेज भी बड़े कम है, तो हमें पैसे की ज़रूरत आएगी। और पब्लिक फाइनेंस इसका बहुत अच्छा जरिया है। इससे हम कई सारे स्टेक होल्डर्स से पैसा वगैरह लेके इन्वेस्ट करा के अपनी जो है वो कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और जो प्राइवेट फाइनेंस है अडेप्टेशन के लिए, हालांकि ये भी ज़रूरी है और हमें भाई कुछ अडेप्टेशन की कॉस्ट वगैरह दे सकता है, ये भी दोनों ही फाइनेंस ज़रूरी है, बस पैसा आना चाहिए। अब
अडेप्टेशन फाइनेंस एक अच्छा समझ सकते हैं, हम अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस प्रायोरिटी में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए वो समझ सकते हैं। उसके साथ डेवलप कंट्रीज़ की यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी होगी, है ना, कि जो भी उन्होंने कमिटमेंट दी है UNFCCC में, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेके यूनाइटेड नेशंस में, भाई जो भी उन्होंने कमिटमेंट करी है तो यहाँ पे ये अडेप्टेशन फाइनेंस प्रोवाइड करेंगी और अपनी इस जो कमिटमेंट को पूरा करेंगी। इसके साथ ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो भाई बेनिफिट्स होते हैं अडेप्टेशन में इन्वेस्ट करने के, भाई ये उसकी कॉस्ट भी देखिए, जो भी आप पैसा अगर इन्वेस्ट करोगे किसी चीज़ में तो उसकी कॉस्ट भी बहुत मतलब बढ़ेगी, समझ रहे हैं, मतलब आपका पैसा जो है वो सही जगह लग जाएगा, उसकी और तवज्जो बढ़ जाएगी। जैसे कि ग्लोबल कमीशन ऑन अडेप्टेशन ने एस्टिमेट करा कि अगर आप 1.8 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करते हो अर्ली वार्निंग सिस्टम में, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को इंप्रूव करते हो, या ऐसा कुछ भी करते हो कि ग्लोबल मैंग्रोव प्रोडक्शन करते हो या रेजिलिएंट वाटर रिसोर्सेज करते हो, तो इससे आपको 7.1 ट्रिलियन के फायदे मिलेंगे। तो समझे, पैसा लगा जितना भी उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। खैर आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है कि भाई ये 2020 की जो रिपोर्ट है ये कुछ असेसमेंट प्रोवाइड करती है, ग्लोबल प्रोग्रेस क्या रही है अडेप्टेशन को लेके, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में क्या प्रोग्रेस रही है, 3 एरिया में मिलके बताती है। पहला, अगर हम प्लानिंग की बात करें तो अडेप्टेशन एक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी प्लानिंग में पूरे ही वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है। 72% कंट्रीज जो है उन्होंने अडॉप्ट करा है एटलीस्ट एक तो ऐसा नेशनल लेवल अडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट तो ज़रूर अपने यहाँ लगा है। उसके साथ अगर हम फाइनेंस की बात करें तो देखिए फाइनेंस जो है इतना बढ़ रहा है अडेप्टेशन की फील्ड में, तब भी गैप यहाँ नहीं भर रहा है, ये देखने को मिला है। और इंटरनेशनल पब्लिक अडेप्टेशन फाइनेंस काफ़ी धीमे धीमे बढ़ रहा है और हमारे पास डेटा भी नहीं है समझने के लिए कि क्या आखिरकार डोमेस्टिक या पब्लिक या प्राइवेट या फाइनेंस कैसे अवेलेबल है क्या नहीं। उसके साथ जो एनुअल अडेप्टेशन कॉस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में वो ही बहुत ज़्यादा है, 70 बिलियन है आज की डेट में, तो समझ रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा है। अडेप्टेशन कॉस्ट क्या होती है, देखिए अडेप्टेशन कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है बच्चों, जो कॉस्ट होती है प्लानिंग की, या आप कुछ बना रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो ऐसे कुछ अडेप्टेशन मेजर्स को, तो अडेप्टेशन कॉस्ट उसी में आ जाएगी। जैसे ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आप ले लोगे इसके अंदर। उसके बाद फाइनेंस में दिक्कत है कि मल्टीलेटरल सपोर्ट जो कि अडेप्टेशन के लिए ये बढ़ा है, 2013 के मुकाबले 2017 में बढ़ा है। और जो बायलेटरल अडेप्टेशन सपोर्ट है ये धीमे धीमे बढ़ रहा है, बहुत इसी सेम टाइम पे 13 से लेकर 17 के बीच में। उसके तीसरी फील्ड में देखा है इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन जो अडेप्टेशन एक्शंस का है ये बढ़ रहा है, मतलब अब लोग अडेप्टेशन एक्शंस और ज़्यादा अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम ऐसा हमें प्रूफ और एविडेंस देखने को मिला है कि क्लाइमेट चेंज में कुछ रिडक्शन हुआ हो, तो ये हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। उसके बाद ये हाफ ऑफ द जो अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें सपोर्ट करा गया है 2015 के बाद से, इन्हें इम्प्लीमेंट करा गया है एट लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है, LDCs में इनको इम्प्लीमेंट करा गया है। और ऑलमोस्ट 15% जो है वो छोटे छोटे आइलैंड्स जो होते हैं ना वहाँ पे करा गया है, बाकी ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो आपका क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर्स में लगाया गया है पैसा, आपका ध्यान दे रहे हैं एग्रीकल्चर और वाटर में, जहाँ सूखा वगैरह पड़ता है, रेनफॉल वेरिएबिलिटी रहती है, या फ्लडिंग या कोस्टल प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। आगे और अच्छे से और इम्प्लीमेंट करने के लिए इस इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, लेवल्स की ज़रूरत है, ताकि हम यहाँ पीछे ना रह जाएं क्लाइमेट चेंज की फील्ड में। बस यही सब बातें इसके अंदर है। नेक्स्ट बात करें रिपोर्ट और क्या हाईलाइट करती है। रिपोर्ट देखिए कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा है ना इस अडेप्टेशन प्रोसेस पे, इसे भी यहाँ पे हाईलाइट करती है। रिपोर्ट कहती है कि इस पेंडेमिक की वजह से बहुत दिक्कतें आई हैं, हमारी जो प्लान कर रही थी कंट्रीज अच्छे से फाइनेंस अवेलेबल कर रही थी, अडेप्टेशन एक्शंस को जो इम्प्लीमेंट कर रही थी, अब वो उसके बदले कहीं और पैसा लगा रही हैं, कहीं और ध्यान दे रही हैं। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो ज़रूरत है डायरेक्ट पब्लिक हेल्थ को यहाँ पे मैनेज करने की, वायरस से लोगों को बचाने की, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है अडेप्टेशन से। और लॉन्गर टर्म में बताएं तो सोशो इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं इस पैंडमिक के, ये भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देंगे पब्लिक फाइनेंसेस पे, और इसकी वजह से क्या होगा कि लोग जो है वो क्लाइमेट चेंज को प्रायोरिटी ना देके इन भैया अपनी सोसाइटी को पहले उठाएंगे। खैर कुछ देखिए ये भी एक बात है, कोविड-19 की जो पैकेज वगैरह है इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलिएंट लो एमिशन रिकवरी होगी अगर मान लीजिए अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गए, बट ये पैकेज अनाउंस करे जाएंगे टू डेट आर लार्जली मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। अभी तक तो कुछ है नहीं अच्छा, बाद में हो सकता है कुछ अच्छा अनाउंस कर दिए पैकेजेस में भी। यार आखिरी में कुछ जानेंगे कि कुछ सजेशंस यहाँ पे दिए गए हैं रिपोर्ट के अंदर जिससे हम क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और अच्छा कर सकते हैं। जैसे पहला कहा गया है कि आप चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट अडेप्टेशन फंड हो, दोनों को ही इंसेंटिवाइज करिए, है ना, और इंसेंटिव इसमें बढ़ाइए ताकि भाई ये गैप और कम हो।
उसके बाद कुछ नए टूल्स जो कि आपका सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हो गया, क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स हो गए, या आपका क्लाइमेट रिस्क इनटू डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वगैरह की मेन स्ट्रीम हो गए। तो इससे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और बढ़ सकता है क्लाइमेट रेजिलियंस में। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करा सकता है, इसकी वजह से भी जो कि क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ये भी कम हो। रिपोर्ट ये भी कहती है अगर आप फोकस डालो नेचर बेस्ड सोल्यूशन पे एज अ लो कॉस्ट ऑप्शन, तो इससे भी हम क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे हम क्लाइमेट रिस्क को कम कर सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बेनिफिट्स पा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब ये तो मैंने बताया आपको नेचर बेस्ड सोल्यूशंस क्या हैं, इनको बहुत अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो भाई यहाँ जानते हैं क्या है क्या नहीं। नेचर बेस्ड सोल्यूशन ये क्या कहते हैं पहले समझिए। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एक ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसे कदम हैं जिससे हम यहाँ पे भाई प्रोटेक्ट कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी, मैनेज एंड रीस्टोर नेचुरल या मॉडिफाइड इकोसिस्टम। क्या कर सकते हैं? एक्शंस टू प्रेजेंट, ऐसे कदम उठाना जिससे हम यहाँ पे अपना सस्टेनेबिलिटी मैनेज करें और रीस्टोर करें अपना नेचुरल या फिर मॉडिफाइड इकोसिस्टम को, दैट एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेस अफेक्टिवली एंड अडेप्टिवली। जो यहाँ पे हमें एड्रेस करने में जो हमारे सोसाइटल चैलेंजेस हैं उसे हम सही से एड्रेस कर पाएंगे, इफेक्टिवली एड्रेस कर पाएंगे, और इसके साथ ह्यूमन वेलबींग और बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट भी प्रोवाइड होगा ना, जनता का भी हित होगा और बायोडाइवर्सिटी का भी हित होगा। अब ये नेचर बेस्ड सोल्यूशन इस तरह से ही डिजाइन करे जाते हैं जिससे हमारे जो इंपॉर्टेंट सोसाइटल मेजर जो सोसाइटल चैलेंजेस हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी की बात है, बिना खाने के कुछ नहीं हो सकता, क्लाइमेट चेंज की बात है, या वाटर सिक्योरिटी की बात है, ह्यूमन हेल्थ वगैरह की बात है, या डिजास्टर रिस्क वगैरह की बात है, सोसाइटल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है, इन सबको हम एड्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से नेचर बेस्ड सोल्यूशंस को बनाया जाता है। अब कैटेगरी देख लीजिए, कैटेगरी जो होती है इसकी एनबीएस अप्रोचेस की, वो एग्जांपल्स के तौर पे बताते हैं, दोनों ही समझाते हैं आपको। अगर हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन अप्रोचेस की बात करें तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इसके अंदर आता है, इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग वगैरह आती है। इशू देखें क्या है स्पेसिफिक इकोसिस्टम रिलेटेड अप्रोचेस को लेके, तो भैया इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन करना, इकोसिस्टम बेस्ड मिटिगेशन करना, फिर आपका इकोसिस्टम बेस्ड डिजास्टर रिस्टोरेशन करना, ये सब हमारे जो है वो इश्यूज हैं। उसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अप्रोचेस बताऊं तो नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ गई। उसके बाद इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट अप्रोचेस बताऊं तो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट आ गया, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया। आखिरी में आपका इकोसिस्टम प्रोटेक्शन अप्रोचेस बताऊं तो एरिया बेस्ड कन्वर्सेशन अप्रोच आ गया, इसमें प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ आता है। ठीक है, तो इस तरह से ही बनते हैं ये। और अडेप्टेशन के अंदर अगर हम देखें, हमने पिछले टॉपिक में बात करी थी, अडेप्टेशन के अंदर जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें कोस्टल हजार्ड्स को यहाँ पे एड्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो गई है, या हीट है, या ड्रॉट है, सूखा पड़ा है, तो इन सब के लिए नेचर बेस्ड सोल्यूशन काफ़ी मददगार हो सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक है भाई आईयूसीएन के हिसाब से बताएं तो एज पर दी आईयूसीएन यहाँ पे जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, इसमें क्या है कि भाई इससे नेचर जो कंजर्वेशन नॉर्म्स हैं इसके अंदर ये होंगे। उसके बाद आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अकेले ही, या फिर आप इंटीग्रेटेड मैनर में एक एक भी कर सकते हो, या एक साथ मिला के भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल या इंजीनियरिंग सोल्यूशन आपने एक साथ कर दिया। उसके बाद ये एक साइट स्पेसिफिक नेचुरल कल्चर कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर ट्रेडिशनल या लोकल या स्पेसिफिक साइंटिफिक नॉलेज को लेके ही यहाँ पे अपने सोल्यूशन बताएंगे। उसके बाद ये भाई सोसाइटल बेनिफिट भी देते हैं, अच्छे तरीके से फेयर और इक्विटेबल तरीके से देते हैं, मेंटेन करते हैं बायोलॉजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरऑल जब हम पॉलिसी बनाते हैं ना, या कुछ मेजर्स या एक्शन लेते हैं ना हम अपने स्पेसिफिक चैलेंज को एड्रेस करने के लिए, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए जो एनालिसिस है इन्वेस्टमेंट की, चार मेजर क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट फंड्स के द्वारा आपको बताते हैं कौन से ऐसे चार मेजर क्लाइमेट और डेवलपमेंट फंड है। एक का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, दूसरा है ग्रीन क्लाइमेट फंड, तीसरा है अडेप्टेशन फंड, और चौथा है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। इन चारों से इन चारों के द्वारा एनालाइसिस करा गया है इन्वेस्टमेंट को। क्या बताया है इन्होंने, ये भी सजेस्ट करा है एनालाइज करने के बाद कि जो सपोर्ट है हमारा ग्रीन और हाइब्रिड अडेप्टेशन सोल्यूशन के लिए, ये बढ़ा है, पिछले 20 सालों में हमने बढ़ता हुआ देखा है। मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज जो है, जिसमें आपका 90% आती हैं लो डेवलपिंग कंट्रीज, ये रिफर करती हैं कि आप प्रोटेक्ट करो नेचर को। ये इंपॉर्टेंट मोटिवेशन रहेगा हमें अडेप्टेशन प्लानिंग के लिए, और साथ में कुछ एडेड एलिमेंट्स एंड नेचर बेस्ड सोल्यूशंस को भी अडेप्टेशन कंपोनेंट्स में ये भी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में डाले गए हैं अंडर पेरिस अग्रीमेंट। अब देखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 2020 का है, 2020 का है, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो उनकी है, उन्होंने ये भी यहाँ पे कहा है कि भाई देखो फॉर इन्वेस्टमेंट इन नेचर बेस्ड सोल्यूशन, उन्होंने भी बोला है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए नेचर बेस्ड सोल्यूशन में।
कम से कम 50% जो कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज हैं और एक्शन प्लान्स हैं जो कंट्री डेवलप कर रही है अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये एम्फेसाइज करें, ध्यान दें इम्पोर्टेंस पे नेचर बेस्ड सोल्यूशन के, कि किस तरीके से जो इकोसिस्टम की वल्नरेबिलिटी है इसको हम बढ़ते हुए रिस्क को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एक चार्ट साइड में दिया गया है, मैं आपको मुंह से बता रही हूँ, आपके पास किताब है तो आप देख सकते हैं उसके अंदर। तो भाई बहुत ही शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए दिक्कत बताऊँ, अगर कोस्टल हज़ार्ड की बात करूँ कि सी लेवल का बढ़ना हो गया, स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, कोस्टल इरोजन होता है, तो अडाप्ट क्या कर सकते हो आप, एक दो समझिए, कोरल रीफ मैनेजमेंट कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। और पोटेंशियल एडिशनल बेनिफिट इससे हमें क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा कि हमारा फिश स्टॉक बढ़ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा और ऐसी बहुत सारी चीज़, टूरिज्म वगैरह भी बढ़ेगा। दूसरी जगह हम देखें, मान लीजिए बहुत इंटेंस प्रेसिपिटेशन होती है, फ्लड वगैरह आता है, सॉइल इरोजन होता है, लैंडस्लाइड होती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मैनेजमेंट कर सकते हो वाटरशेड वेजिटेशन का, है ना, ताकि हमारा इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाए और हमारा रन ऑफ कम हो जाए। आप मैनेज कर सकते हो वेटलैंड वगैरह का, ठीक है, आप वहाँ पे फ्लड वाटर को स्टोर कर लो, तो ऐसे बहुत सोच सकते हो। तो इससे पॉलिनेशन सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होगी, वाटर क्वालिटी बढ़ेगी और बहुत कुछ ऐसा होगा। फिर तीसरा, अगर हम ड्रॉट की बात करें, सूखे की बात करें, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ग्रीन बेल्ट्स वगैरह स्टैब्लिश करो। ग्रीन बेल्ट क्या होता है कि सूखे इलाके में मान लीजिए पेड़ 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 उगा दिया आपने, तो इससे क्या होगा कि भाई लाइन तक पेड़ ही पेड़ पेड़ ही पेड़ हो गए, कहीं पर कुछ वक्त के बाद तो यहाँ पे हरियाली आई, क्योंकि सहारा डेजर्ट वाज आल्सो वंस अ ग्रीन फील्ड। तो ये आप कर सकते हो, इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ेगी वाइल्ड सोर्स फूड वगैरह की। और आखिरी में, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइजिंग टेम्परेचर, जैसे हीट स्ट्रेस है, अर्बन हीट आइलैंड्स है, वाइल्ड फायर है, तो आप इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री कर दो। आप वहाँ पे जो भाई जो भी है इकोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू आप रिहैबिलिटेट करो वहाँ से चीज़ों को, या आप अर्बन ग्रीन स्पेसेस बनाओ जहाँ पे वेजिटेटिव कैनोपीज और बढ़े, है ना, पेड़ वगैरह और हो उसके ऊपर, भाई कैनोपी जितनी होगी धूप नीचे आएगी नहीं, तो इससे क्या फायदा होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होगी, आपका इम्प्रूव करेगी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अर्बन पीपल्स के बीच में, समझे, तो ये सब फायदे होंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज, एनकेव्स का। न्यूज में क्यों रहा है समझते हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि एनकेव्स इंडिया फोरम 2021 बच्चों ऑर्गेनाइज करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। आइए कुछ बात जानते हैं एनकेव्स के बारे में, इस इंडिया फोरम के बारे में। देखिए इसको ऑर्गेनाइज करा गया है, इसमें कोलैबोरेशन आपका यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन का भी है, यूएनएसडी का भी है, और आपका यूरोपियन यूनियन का भी है, साथ में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट का भी है। तो इन सभी कोलैबोरेशन से इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया है। ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ले, उद्देश्य ये है कि इंडिया की जो अचीवमेंट्स हैं इन द डोमेन ऑफ नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग, इसे भाई यहाँ पे जो भी इन्होंने हमारे इंडिया ने अचीवमेंट्स पाए हैं उसे प्रेजेंट करना। दूसरा कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आज आ रही हैं नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग इंडिया की फील्ड में, उन्हें प्रायोरिटी देना। साथ में स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे फैमिलराइज करना कि भाई जो भी वो काम वगैरह कर रहे हैं अलग अलग इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा में, एजेंसीज के साथ में नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग की फील्ड में उनमें उसको फैमिलराइज करना। और चौथा इनका ऑब्जेक्टिव है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, ताकि भैया वो वहाँ पे आए और रिसर्च वगैरह करें ऐसे वैल्यूएशन में इकोसिस्टम सर्विस की। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, मतलब ये इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब थोड़ा एनकेव्स के बारे में समझ लेते हैं कि एनकेव्स क्या है। देखिए फुल फॉर्म है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। तो कहानी शुरू होती है 2017 से 2017 से कि यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक डिवीजन, शॉर्ट फॉर्म यूएनएसडी, ठीक है, साथ में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी, उसके साथ सेक्रेटेरिएट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब सीबीडी, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन, इन सब ने मिलकर यहाँ पे लॉन्च करा एनकेव्स को। अब प्रोजेक्ट को फंड करा गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के पार्टनर्स के द्वारा। और जैसे कि इनका एम ये था कि इसमें भाई जो 5 इसके अंदर 5 जो पार्टिसिपेटिंग पार्टनर कंट्रीज हैं उनको असिस्ट करा जाए। वो कौन सी 5 इसके अंदर पार्टिसिपेटरी कंट्रीज थी आपकी, एक थी ब्राज़ील, दूसरी थी चाइना, हम लोग भी हैं, इंडिया भी है, फिर आती है मेक्सिको और इसके बाद है साउथ अफ्रीका। इनको असिस्ट करना कि आप अपनी टेक्नोलॉजी और बढ़ाइए, उनका जो भी टेक्नोलॉजिकल एजेंडा है उन्हें और एडवांस करिए एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग को लेके, पर्टिकुलरली इकोसिस्टम अकाउंटिंग को लेके। इंडिया के अंदर बात करें अगर बच्चों,
एनकेव्स प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली है MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पे इनका कोर्स काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। साथ में इसमें नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर भी है। तो इन दोनों के साथ मिलके यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसने इम्प्लीमेंट किया है एनकेव्स को इंडिया के अंदर। अचीवमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रोजेक्ट के अंदर है वो ये है कि यहाँ पे पब्लिश करा गया है एनवी स्टैट्स इंडिया। अब एनवी स्टैट्स इंडिया क्या है? ये एनुअल बेसिस पे निकल रहा है 2018 से, और ये एक कंपाइलेशन है इन्वायरमेंटल अकाउंट्स का एज पर UN SEEA फ्रेमवर्क। अभी ये समझाऊंगी SEEA क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये कंपाइलेशन है इन्वायरमेंटल अकाउंट्स का। उसके बाद दूसरा अचीवमेंट ये है कि डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया EVL टूल। अब इसमें क्या है? ये काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी अच्छा टूल है, और ये हमें यहाँ पे वैल्यूज़ जो भी हमारे कई सारे इकोसिस्टम सर्विसेज की हैं अलग अलग स्टेट्स में कंट्री की, उसे यहाँ पे दर्शाता है। और रिसेंटली हुआ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक रिलीज करी है इकोसिस्टम अकाउंट्स फॉर इंडिया रिपोर्ट ऑफ द एनकेव्स प्रोजेक्ट को यहाँ रिलीज करा गया है, जिसमें आपका पूरा ओवरव्यू है कि क्या काम किया गया है इंडिया के अंदर एनकेव्स प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ एनकेव्स की बात करी हमने। अब जब हम बात करते हैं नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग की या इकोसिस्टम अकाउंटिंग की, तो इससे हमारा मतलब क्या होता है? पहले ये समझते हैं कि ये नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग है क्या। देखिए, ऐसा तरीका है जिससे आप फुल एक्सटेंट जो कि कंट्री के नेचुरल कैपिटल की है उसे आप मेजर कर सकते हो कि हमारे पास कितना नेचुरल कैपिटल है पूरे देश के अंदर। इसमें आपका एक लिंक भी प्रोवाइड करेगा बिटवीन द इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोनॉमी, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बीच में क्या लिंक है वो ये भी प्रोवाइड करता है। अब देखिए, नेचुरल कैपिटल में क्या क्या आता है समझिए। इसमें आपका इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल असेट्स या रिसोर्सेज सब आते हैं, चाहे वो बायोटिक हो मतलब ये आपके लिविंग हो, या ए बायोटिक हो मतलब नॉन लिविंग हो, जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, एनर्जी, टिम्बर, फिश वगैरह, ठीक है। सब कुछ इसके अंदर ये आता है। और इसके साथ बायोटिक, ए बायोटिक तो हो गए, और इसके साथ इकोसिस्टम असेट्स भी, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, वेटलैंड हो गया, सब कुछ यहाँ पे इसके अंदर आएगा। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज भी इसके अंदर आएंगी, जैसे कि एयर हो गई, वाटर हो गया, वाटर फिल्ट्रेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन, फ्लड प्रोटेक्शन, कार्बन स्टोरेज, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ, सब कुछ इसके अंदर आता है। अब नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग यहाँ पे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का यूज करके ना अकाउंटिंग करता है कि भाई देखो एक सिस्टमैटिक तरीके से काम हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है, और एक रिपोर्ट बनाएगा आखिरी में कि हमारे पास कितना स्टॉक है, कितना फ्लो है हमारे नेचुरल कैपिटल का देश के अंदर। अब ये यहाँ पे इस्टेब्लिश करता है कि लिंक है इसके अंदर इकोसिस्टम और इकोनॉमी के बीच में, ठीक है। ये नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग के अंदर लिंक है इकोसिस्टम और इकोनॉमी के बीच में कि भाई दोनों फिजिकल और मॉनेटरी टर्म्स में बताया जाता है कि भाई देखो अलग अलग तरीके से इकोसिस्टम अकाउंट्स को बताते हैं, फिजिकल भी और मॉनेटरी टर्म में भी। जैसे आपको समझाओ, पहला इकोसिस्टम एक्सटेंट अकाउंट बनता है। क्या बनता है? इकोसिस्टम एक्सटेंट अकाउंट बनता है। इसलिए यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन जो भी होती है ऑन द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम टाइप, जो भी आपका फॉरेस्ट है, वेटलैंड है, एग्रीकल्चर एरिया है, मरीन एरिया है, कंट्री के अंदर जो भी है एरिया के बेस्ड पे ये बताता है। इकोसिस्टम एक्सटेंट अकाउंट में एरिया के बेस पे यहाँ पे पूरा डेटा दिया जाएगा। उसके बाद आता है इकोसिस्टम कंडीशन अकाउंट। ये पूरा क्वालिटी देखता है। कंडीशन का मतलब क्वालिटी देखता है कि आखिरकार इकोसिस्टम एसेट की क्या क्वालिटी है, फिर की इंडिकेटर बताते के थ्रू बताता है कि भाई सॉइल न्यूट्रिएंट कितना है, वाटर की क्वालिटी कैसा है ना, और स्टेट या फिर फंक्शनिंग जो इकोसिस्टम की है वो कैसी है, चाहे नेचुरलनेस की बात करें या भाई जो भी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करें, सब तरीके से बताता है क्वालिटी कैसी है। तो मतलब इकोसिस्टम कंडीशन अकाउंट में आता है। तीसरा आता है इकोसिस्टम सर्विसेज अकाउंट। इसमें क्या होता है? ये मेजर करता है सप्लाई इकोसिस्टम सर्विसेज का एज वेल एज करस्पॉन्डिंग यूजर्स एंड बेनिफिशरीज, जिसमें आपको ग्रुपिंग वगैरह होती है इकोनॉमिक यूनिट की, जैसे कि प्रोविजनिंग ऑफ क्रॉप, टिम्बर, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, नेचर बेस्ड टूरिज्म वगैरह। इससे करके यहाँ सर्विसेज कैसे दे रहा है उससे यहाँ पे देखा जाता है, मेजरमेंट होता है। फिर आता है मॉनेटरी असेट अकाउंट। अब इसमें क्या है? ये सबको देखता है मनी वैल्यू क्या है। भाई मॉनेटरी वैल्यू क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की सारे इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम का ओपनिंग स्टॉक की मॉनेटरी वैल्यू क्या है और क्लोजिंग स्टॉक की क्या है, सब कुछ इसके अंदर आता है। और फिर आते हैं थीमेटिक अकाउंट्स। अब थीमेटिक अकाउंट में क्या होता है? इस तरह के अकाउंट होते हैं जिसमें सारा अकाउंट जो कि लैंड का है, वाटर का है, कार्बन का है, बायोडाइवर्सिटी का है, ये सारा का सारा अलग अलग आता है। तो ये काफी अलग अलग कैसे? अब मान लो हमारे पास लैंड का भी डेटा है, वाटर का भी डेटा है, कार्बन का भी डेटा है, बायोडाइवर्सिटी का भी डेटा है। तो इससे क्या होगा कि अलग अलग तो हम अपना पॉलिसी एनालाइज कर ही लेंगे, उसके साथ अगर हम चाहें कि जॉइंट में हम कुछ बनाना चाहें तो भी कर लेंगे। तो इसलिए ये काफी अच्छा हो जाता है। फिर आखिरी में बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है आखिरकार नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग की।
तो पहला तो इंपॉर्टेंस ये हो गया बच्चों कि ओवरकमिंग लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। अब नेचुरल कैपिटल काफ़ी ज़रूरी हो गया है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे। तो इसलिए भई अगर हमें देश की उन्नति चाहनी है तो ये करना पड़ेगा। और जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो देखने में लगता है कि भाई लुक्स एट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, भाई वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे देखती है। और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, ये नेचुरल कैपिटल के हिसाब से, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आती है यहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो अगर हमें पता होगा यहाँ पे एक लिंक है, देखिए इकोनॉमी के बीच में, इकोलॉजी के बीच में, इन्वायरमेंट के बीच में एक लिंक है। तो इससे क्या है कि भाई देखो यहाँ पे हम अच्छे से और मैनेज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। अगर हमें पता होगा कि कितना हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है तो हम और अच्छे से इसको मैनेज कर पाएंगे। तीसरा है कि नेचुरल कैपिटल बिजनेस मॉडल को ये प्रमोट कर सकता है। मतलब भाई ये कैसा तरीका है भाई बिजनेस वगैरह करते हैं जिसे हम रिकग्नाइज कर सकते हैं वैल्यू जो भैया आपकी नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज की और लाइफ सपोर्टिंग इकोलॉजिकल सर्विसेज की, सब कुछ हम इसके अंदर देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताती हूँ कि नेचुरल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे यहाँ पर जरूरत होती है पॉलिनेटर्स की, जैसे आपका बीज हो गया है ना। भाई पॉलिनेटर्स जानते हैं ना, भाई मक्खी वगैरह है। अब कोई इंसेक्ट है सपोज करिए, है ना। अब इंसेक्ट के साथ क्या हो रहा है कि वो एक प्लांट पे बैठा, इस प्लांट पे बैठा, यहाँ से उसके पोलन ग्रैंड्स उसके स्टिकी पार्ट में उसके जो पैर हैं उसके लगे, फिर दूसरी जगह पे गया दूसरे प्लांट पे बैठा और ये पॉलिनेशन उससे होता है स्टिग्मा वगैरह के थ्रू। तो वो तो आपने पूरा पॉलिनेशन का प्रोसेस आपने जब बायोलॉजी पढ़ी होगी अपने क्लास 9-10 में तब समझ लिया होगा। तो यहाँ पे इंसेक्ट्स ये काफ़ी मदद करते हैं। भाई वाटर से भी होता है, वाटर से भी होता है, बह बह के पोलन ग्रेन्स चले जाते हैं, विंड से भी होता है, ये 3 तरह से पॉलिनेशन होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉलिनेटर्स वगैरह से बीज वगैरह यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करने में। और एनी थ्रेट टू पॉलिनेटर पॉपुलेशन, अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत ऐसी बीज वगैरह को ऐसे इंसेक्ट्स को आती है तो इससे क्या होगा कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी ना, क्रॉप नहीं उग पाएंगे। जब क्रॉप ही नहीं उगेंगे, देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा, इंसेक्ट में प्रॉब्लम आएगी। इंसेक्ट अगर मरे तो पॉलिनेशन कैसे होगा बाबा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो भाई जो है उगेंगे नहीं, क्रॉप नहीं उगेंगे तो तुम्हारा इकोनॉमिक जो है सेक्टर में प्रॉब्लम आएगी, भाई तुम्हारा पैसे का लॉस होगा। तो इसलिए यहाँ पे आप देखते हैं कि इकोनॉमी और इकोलॉजी ये एक तरीके से इकोसिस्टम सब एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर है। फिर इंपॉर्टेंस ये है कि मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव। देखिए जो नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग है इसे आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो कि आप देखो कि कितना आखिरकार जो हमने ग्लोबल इनिशिएटिव ले रखे हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह जो हैं, साथ में जो पेरिस एग्रीमेंट है ना, उसके बाद भाई UNFCCC है, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है। तो इन सब में जो भी इनिशिएटिव्स हैं ये हमें कितने तक पूरे हुए। अगर किसी कंट्री का नेचुरल कैपिटल अकाउंट ज़्यादा निकल के आता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने SDG गोल्स भी अपने जो है वो पाने की तरफ आगे बढ़ा है, उसके साथ पेरिस एग्रीमेंट में अपनी जो है वो अच्छी भूमिका निभाई है, समझे। उसके बाद प्रॉब्लम आती है, सॉरी उसके बाद इंपॉर्टेंस ये है इसकी, फैसिलिटेट्स बेटर एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब इससे क्या होगा, देखो अगर आप अच्छे से मेजर करोगे अपने इन्वायरमेंट, अपने अपने नेचुरल कैपिटल को, तो आप अच्छे से डिसीजन मेक कर पाओगे ना, ठीक है। इससे इकोनॉमी बढ़िया होगी। अगर आपको पता है हमारे पास कंट्री के अंदर इतने फॉरेस्ट हैं, इतना हमारे पास रिवर है, इतना हमारे पास ये है वो है, तो इससे हमारी इकोनॉमी के लिए भी हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। जैसे हम ये पहले देखेंगे कि क्या इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, देखेंगे पहले कैसे मॉनिटर करेंगे, किस अगर हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है, किस किस टाइम में कितना हद तक हो रहा है। तो इससे हम यहाँ कर सकते हैं कि हम जो होने वाले लॉन्ग टर्म जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं और जिससे हमारे पैसे को, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट हो, उसे हम रोक सकते हैं। दूसरा कि हम फाइनेंशियल नीड को एस्टिमेट कर सकते हैं, ये इवेल्युएट करें किस तरह से इकोनॉमी रिस्पॉन्स करेगी इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि भैया अगर हम यहाँ पे खर्चा करते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए तो किस तरीके से हमें इकोनॉमिक टर्म में फ़ायदा होगा। तो हम ये फाइनेंशियल नीड्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है भाई आइडेंटिफाइंग पॉलिसी प्रायोरिटीज़। देखिए अगर हम ये सारे अकाउंट्स लेकर आते हैं, इन सारे अकाउंट से काम करते हैं, तो इससे हमारा क्या होगा कि हम जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको हम यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे खर्चा करेंगे ना। फॉर एग्जांपल जो वाटर क्वालिटी है, इससे हमें मदद मिलेगी कि हम वो एरिया यहाँ पे पता लगाएं जिनको ज़रूरत है कि हम यहाँ पे भाई आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, इमीडिएट जो भी दिक्कत है उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये है। उसके बाद भाई क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन नेचुरल कैपिटल। जैसे भाई ऐसी पॉलिसी बनाइए जिससे जो है वो नेचुरल कैपिटल पे इम्पैक्ट हो, एग्रीकल्चर या ट्रांसपोर्ट वगैरह पॉलिसी हो गई। उसके बाद भाई एक और इम्पोर्टेंस है पॉवर्टी रिडक्शन। अब देखिए नेशनल कैपिटल अकाउंट से यहाँ पे क्या होगा कि एक आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी होगी, ठीक है, आपके पास कितने एसेट्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे कितने गरीब लोग या लो इनकम कंट्रीज़ हैं जो उन पे उनकी इनकम पे डिपेंड करती हैं, लाइवलीहुड पे, हेल्थ पे, सिक्योरिटी पे डिपेंड करती हैं। अब देखिए, अगर मैं एस्टिमेट बताऊँ तो 3/4 जो वर्ल्ड के पूरे सिटीज़न्स हैं वो डायरेक्टली डिपेंड है अपने नेचुरल कैपिटल पे। 50% इसमें से जो छोटे-छोटे स्मॉल स्मॉल होल्डर फार्मर्स होते हैं, जिनके पास छोटी-सी लैंड होती है, 20% जो रूरल लेबरर्स हैं, जो गाँव के लेबर हैं, और 10% तो बेचारे हर्डिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री करके जी रहे हैं। समझे? तो यहाँ पे आप समझ रहे हो, जो आपके नियरली 3/4 जो वर्ल्ड की पूरेस्ट सिटीजन हैं वो डायरेक्टली, समझ लो, डिपेंड कर रहे हैं हमारे नेचुरल कैपिटल पे। तो ये हम थोड़ा गरीबी को हटा सकते हैं, उसके बाद कम कर सकते हैं, मतलब हटेगी कहाँ बेचारी। उसके बाद डेवलपिंग फ्यूचर स्ट्रेटजीज, मतलब हटेगी अभी नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसे ना हो जाए अरे हटेगी नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब हटेगी, बहुत ही वक्त लगेगा इसमें तो भाई। डेवलपिंग फ्यूचर स्ट्रेटजीज, देखिए यहाँ पे आने फ्यूचर स्टैटिस्टिक्स को जो है आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो ऐसे सेट जिसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो, फ्लोरा एंड फौना को, स्पीशीज को ध्यान में रखते हुए। तो ये भाई यहाँ पे ये आप अकाउंट वगैरह इसके बनाओगे तो इससे हमें हेल्प हो सकती है कि हम 2020 का जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फॉर द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है उसके बाद प्रॉपर चीज़ें सेटअप कर पाए। समझे? मतलब अगर हमारे पास पूरा स्टैटिस्टिक्स होगी तो हम आगे की स्ट्रैटेजी भी अच्छे से बना सकेंगे। फिर है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। अब ये तो बड़ा ही फ़ायदा है, हमें पता चलेगा कि भाई देखो कि हमारे पास कितना क्या है क्या नहीं, तो उस बेसिस में हम अपनी लैंड यूज़ करेंगे, उस बेसिस में हम रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च और लैंड प्लानिंग प्रॉपर करेंगे, मैनेजमेंट उसका अच्छे से करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हमारी इकोलॉजी डिग्रेड हो रही है तो उसे वापस से रिस्टोर कैसे करें। समझे? तो ये हम कर सकते हैं। और आखिरी में इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि भी जनरेट्स अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन। देखो अगर हमारे पास पता है कि भैया देखो, अगर ऐसे सपोज करो कि आपके पास अगर पता है कि आपकी जेब में सिर्फ 500 रुपये बचे हैं, तो अब इससे आप क्या कर सकते हो, दूसरों को बता सकते हो भैया मैं गरीब हो गया, मैं पैसे नहीं है भाई हमें दे दो, या अरेंज कर सकते हो या फिर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी यही है कि भाई अगर हमारे पास अकाउंट में आ गया कि हाँ भैया हमने अकाउंटिंग करी और हमने देखा कि यार यहाँ पे जो है हमारा नेचुरल कैपिटल कम हो रहा है, तो इससे हम लोगों को भी कह सकते हैं कि देखो भैया सुनो, अब कम हो रहा है तो इसलिए कुछ कदम उठाओ, इसके लिए आप नेचर बेस्ड टूरिज्म रखो, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आके ना कुछ भी कर देते हैं ना, लिटरिंग वगैरह करते हैं। तो इन सब में आप उनसे कह सकते हो कि आप सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलप करिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए और अच्छे, ताकि इम्पैक्ट्स पड़े एनवायरनमेंट पे। और भाई विजिटर्स की ज़रूरत को एड्रेस करते हुए इंडस्ट्री, होस्ट कम्युनिटीज़, सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे सब कुछ हो। फिर बात आती है, मैंने जो ऊपर आपको बताया था एक ऐसे बोला था सी के बारे में, जो मैंने कहा था कि मैं आखिरी में बताऊंगी, ये है, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग। क्या है समझिए, सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग। अब ये क्या है बच्चों, ये एक स्टैटिस्टिकल सिस्टम है जो एक साथ आपका इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन को लाता है। कह रहा है ना, एक इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक अकाउंटिंग, तो एक तरीके से ये यही करता है, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन को एक साथ लाता है, एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाता है, और फिर यहाँ पे मेजर करा जाता है कि आखिरकार कंडीशन क्या है इन्वायरमेंट की, और जो इन्वायरमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी को। समझ रहे हैं? और अगर हम भाई और इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे ऑन द इन्वायरमेंट, तो समझ रहे हो, सब कुछ एक दूसरे से यहाँ पे लिंक है। तो आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है समझते हैं। यहाँ पे इसके अंदर 3 पार्ट्स में ये जो है वो इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं इस सी के अंदर। एक है सी सेंट्रल फ्रेमवर्क, सी, इसी ये सी, ये समझ लीजिएगा सेंट्रल फ्रेमवर्क। ये अडॉप्ट करा गया है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा, और ये पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग के लिए 2012 में लाया गया था, ठीक है, 2012 में। ये ऐसा, इट लुक्स एट, ये इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल असेट को देखता है, जैसे कि मान लीजिए वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं, ये आपका एनर्जी रिसोर्सेज कैसे हैं, और किस तरह से हम इन असेट्स को जो है वो इन्वायरमेंट के बीच में मूव कर सकते हैं, इकोनॉमी के बीच में मूव कर सकते हैं। तो ये देखता है क्या है, सी सेंट्रल फ्रेमवर्क। फिर आता है सी इकोसिस्टम अकाउंटिंग। अब इसमें क्या है, इसमें देखते हैं भाई, इट ऑफर्स अ सिंथेसिस ऑफ करंट नॉलेज इन इकोसिस्टम अकाउंटिंग। अभी भाई ये ऑफर करता है एक सिंथेसिस, जो हमारे पास करंट नॉलेज है इकोसिस्टम अकाउंटिंग में। इसमें क्या होता है, ये लेता है एक पर्सपेक्टिव इकोसिस्टम का, एंड कंसिडर करता है कि किस तरह से इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल एसेट इंटरैक्ट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस विद इन अ गिवन स्पेशल एरिया। समझिए, ऐसे ही समझाती हूँ मैं कि
यहाँ पे क्या करता है, ये देखता है इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए ये जो है देखेगा, इसको समझेगा और इस तरीके से कंसिडर करेगा कि किस तरह से एक इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल असेट, मतलब जैसे कि मान लीजिए वाटर रिसोर्स या एनर्जी रिसोर्स एक इंडिविजुअल जो इन्वायरमेंटल असेट है, ये इंटरैक्ट करेगा एज अ पार्ट ऑफ, अगर हम देखें पूरे नेचुरल प्रोसेस से, अगर हम देखें पूरे नेचुरल प्रोसेस में ये इंडिविजुअल इन्वायरमेंट असेट किस तरह से इंटरैक्ट करता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे हम अगर वाटर की बात करें, ठीक है, अगर हम पानी की बात करें, मान लो इस पर्टिकुलर एरिया के पानी की बात करें, तो ये यहाँ की जो वाटर बॉडी है भाई, वो किस तरह से इंटरैक्ट करेगी इस पूरे नेचुरल प्रोसेस में, जो इस एरिया का नेचुरल प्रोसेस है उसमें। तो ये देखता है सी इकोसिस्टम अकाउंटिंग। और तीसरा इसका जो है उसके अंदर कहता है सी एप्लीकेशन एंड एक्सटेंशंस। अब इसमें क्या है, इसमें आपका इलस्ट्रेट करता है टू कंपाइलर्स एंड यूजर्स ऑफ सी सेंट्रल फ्रेमवर्क बेस्ड अकाउंटिंग हाउ द इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। अब समझो, जो हमने यहाँ पे जो सेंट्रल फ्रेमवर्क सबसे पहला वाला देखा था, इंडिविजुअल इन्वायरमेंट एसेट को ध्यान देते हुए जो हमने देखा था, तो इसमें यहाँ पे यही ये क्या तीसरा वाला कहता है कि जो सेंट्रल फ्रेमवर्क, वही वाला सी सेंट्रल फ्रेमवर्क जो पहला वाला था, उसमें हम किस तरीके से जो यूजर्स हैं इसके, ये इसकी जो अकाउंटिंग करें, किस तरह से इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सकते हैं आगे डिसीजन वगैरह लेने में, या पॉलिसी रिव्यू या फॉर्मुलेशन में, या एनालिसिस या रिसर्च में। तो यहाँ पे हमारा भाई ये पार्ट होता है कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to join my membership, enjoy the various process, press the join button, enjoy the various process. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.